नमस्कार दोस्तों। देखिए 2-4 दिनों से काफ़ी फ़ोन कॉल और मैसेज आए थे कि सर उपलब्धि परीक्षण है, वो टॉपिक पढ़ा दीजिए। क्या है कि विद्यार्थी भी मैच्योर हैं ऐसी बात नहीं है, जो बीएड कर रखी है जिन्होंने, तो उन्होंने अपने स्तर पर पढ़ने की कोशिश की। उपलब्धि परीक्षण अनेक पुस्तकों से पढ़ा। मैं भी आपको सच बता रहा हूँ, 3 पुस्तकों से पढ़ने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि देखता हूँ कि ये मैटर आपको कहाँ तक समझ में आता है। यानी हर पुस्तक में हर बात अलग अलग शैली में अलग अलग तरीके से लिखी गई है, इसलिए समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। तो देखिए उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या होता है। जिस परीक्षण में किसी भी बालक के द्वारा किसी विषय विशेष अथवा समस्त विषयों में अर्जित उपलब्धियों का परीक्षण किया जाता है, वही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। मतलब जो परीक्षण होता है अपना, जिसको अपने मूल्यांकन के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो जिस परीक्षण के द्वारा बालक के द्वारा किसी विषय विशेष यानी एक विषय में, जैसे समस्त विषय होते हैं उसमें अर्जित उपलब्धियों का परीक्षण किया जाता है, परंतु एक अलग विषय में वो एक्सपर्ट बनता है। मतलब जैसे कि अपन कक्षा 6 से लेकर के 10 तक पढ़ते हैं, तो अलग अलग विषय जैसे हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है, मैथ्स है, संस्कृत है, सब अलग अलग हैं। तो विद्यार्थी होता है वो, जैसे कोई विद्यार्थी संस्कृत में एक्सपर्ट होता है तो कोई गणित में एक्सपर्ट होता है, कोई इंग्लिश में होता है, कोई हिंदी में होता है, कोई एसएसटी, यानी अपनी रुचि के अनुसार सब अपनी विशेष रखते हैं एक सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो समस्त जो विषय होते हैं उसमें अर्जित जो उपलब्धियां हैं उनमें से एक विषय विशेष में एक विशिष्टता दिखाई जाती है, वही उपलब्धि परीक्षण कहलाती है। आगे चलकर अपन उसी रुचि के अनुसार 10वीं के बाद में अपने सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं, है ना। कोई आर्ट्स लेता है तो कोई साइंस लेता है, आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग रुचि होती है, वो होता है। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं विद्वानों ने क्या दी है। प्रेसी, रॉबिन्स व होकर्श होरक्ष है, इन्होंने दिया कि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों को सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने कहाँ तक सीखा है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण है वो मुख्य रूप से छात्र कहाँ तक उसको अधिगम कर पाए हैं, यानी कहाँ तक सीख पाए, उसके स्वरूप की सीमा और माप के लिए किया जाता है, उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहा है। गैरिसन क्या कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण में बालक की वर्तमान योग्यता, यानी बालक की जो वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान का सीमांकन करना, यानी एक विषय में वो कहाँ तक पारंगत हुआ, कहाँ तक अच्छी तरह से उस विषय को सीख पाया है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, वही उपलब्धि परीक्षण होता है। ठीक उसी प्रकार ईबेल ने अपने अनुसार परिभाषा दी कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता व क्षमता का मापन करता है। कि विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान है, कहाँ तक उसने कुशलता प्राप्त किया, कहाँ तक उसकी क्षमता है और भी सीखने की, उन सभी का मापन करना ही उपलब्धि परीक्षण है। थॉर्नडाइक और हेगन ने क्या कहा है, जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात को निश्चय करना चाहते हैं कि विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति क्या सीखा, यानी विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत। इनका कहने का मतलब है कि हर विद्यार्थी है जो अलग अलग विषयों में किस किस प्रकार से किस विषय में कहाँ तक अधिक अंक प्राप्त कर पाया, कहाँ तक मतलब उसको अधिगम कर पाया उस विषय का, उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहा है। इनका यह मानना। फ्रीमैन का क्या मानना है कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विषय में अर्जित ज्ञान, बोध या कौशल, कि उसने किसी विषय विशेष में कहाँ तक ज्ञान अर्जित किया है, कहाँ तक उसने उसका कौशल की अपन माप कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं, उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहा है। अब देखो उपलब्धि परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। पहला उद्देश्य है यह पता लगाना कि विद्यार्थी में किसी भी इकाई में सफलता प्राप्त, यानी संपूर्ण जो पाठ्यक्रम होता है वो इकाई में डिवाइड होता है, विभाजन होता है, तो किसी भी इकाई में सफलता प्राप्त करने से संबंधित जरूरी है अपेक्षित उसमें कौशल मौजूद हैं या नहीं है। यानी विद्यार्थी में सभी इकाइयों में से किसी एक इकाई में कहाँ तक सफलता प्राप्त की है उससे संबंधित अपन को जानना जरूरी है, और अपेक्षित कौशल इसमें मौजूद हैं या नहीं है। दूसरा है विद्यार्थी के अधिगम का स्तर का पता लगाना, यानी विद्यार्थी उस विषय को कहाँ तक सीख पाया है। समझ रहे हो ना बात को, कि विद्यार्थी कहाँ तक सीख पाया, अधिगम कर पाया। विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पता लगाना कि विद्यार्थी क्यों नहीं सीख पा रहे हैं इस चीज़ को, उसको कहाँ से समस्या आ रही है, उसका पता लगाना। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, यानी उन्हें प्रोत्साहन देना कि हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आपका अच्छा स्तर रहा आपकी बार पेपर बनाने का, आपका अच्छे अंक आए, इस प्रकार से उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।
विद्यार्थियों की श्रेणियों का निर्धारण करना भी होता है। जैसे एक ही कक्षा में मानो 60 विद्यार्थी हैं, तो ये तो है नहीं कि 60 विद्यार्थियों की सभी के फर्स्ट डिवीजन आएगी, ये हो ही नहीं सकता। इसमें से 10% की फर्स्ट डिवीजन आती है, 20% की सेकंड डिवीजन आती है, और पीछे जो 30% बचते हैं वो थर्ड डिवीजन आते हैं, और उसमें से भी अगर 5% और निकालें तो वो फेल भी हो सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए विद्यार्थियों की श्रेणियों का निर्धारण करना है, ग्रेड का पता लगाना है। पाठ्यक्रम के लक्ष्यों का और उद्देश्यों प्राप्ति और बालकों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना, यानी ये सब परीक्षण करेंगे तो बालकों की मतलब प्रगति का तो पता वैसे ही लग जाएगा, ये बात है। उपलब्धि परीक्षण की विशेषता क्या क्या होती है? देखो, उपलब्धि परीक्षण प्रदत्त ज्ञान एवं कौशल का मापन करता है, यानी अपने कहाँ तक ज्ञान प्राप्त किया है, किस कौशल तक हम हरदंगम उस पाठ्य सामग्री को कर पाए हैं। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा बालक की वर्तमान प्रगति का पता लगाना है, बालक वर्तमान में कहाँ तक प्रगति की है, या फिर वो जहाँ से शुरू किया था वहीं तक है, आगे उसने सीखा कि नहीं सीखा, उस चीज़ का पता लगाना। तीसरा इसमें है उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की उपलब्धि की क्षमता का प्रदर्शित करता है कि उसने कहाँ तक सीख लिया है, उसकी क्षमताओं का प्रदर्शन तो मतलब जैसे होगा जैसे उसका रिजल्ट आएगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ वास्तव में इसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो इसने अच्छा अधिगम वो अच्छी तरीके से किया है। अगला है उपलब्धि परीक्षण में अर्जित ज्ञान का मापन उसका साध्य होता है, यानी अर्जित जो ज्ञान होता है उसका मापन करना साध्य होता है। विषयों की विभिन्नता के अनुसार, यानी अलग अलग विषय होते हैं, सभी के अनुसार अलग अलग प्रकार के उपलब्धि परीक्षण बनाए जाते हैं, यानी हर विषय का अलग अलग परीक्षण बनाया जाता है। समझ रहे हो ना बात को? जैसे 6-7 सब्जेक्ट होते हैं तो सबका अलग अलग परीक्षण होता है, सब में बराबर मार्क्स नहीं आ सकते हैं, किसी विषय में बहुत अधिक आ सकते हैं तो किसी में बहुत कम भी आ सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण के भेद या प्रकार, डगलस व हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण 5 प्रकार से मापे जाते हैं, यानी उपलब्धियों का परीक्षण 5 प्रकार से होता है बच्चे का। एक तो प्रमापित परीक्षण, दूसरा शिक्षक निर्मित परीक्षण, तीसरा मौखिक परीक्षण, चौथा निबंधात्मक परीक्षण और पांचवा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो देखो, ये पूछा जा सकता है कि उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से होता है, तो प्रमापित परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक भी परीक्षण, शिक्षक जैसे टेस्ट वगैरह लेता है वैसे, मौखिक यानी मौखिक परीक्षा से मौखिक उसे पूछा जा सकता है सब्जेक्ट के बारे में, निबंधात्मक प्रश्न देकर के भी पूछा जा सकता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भी उसका परीक्षण किया जा सकता है। ये प्रश्न होते हैं, इनके माध्यम से इनका परीक्षण किया जाता है। निबंधात्मक या 3-4 पन्ने वाले प्रश्न जो होते हैं बड़े अंत में होते हैं। वस्तुनिष्ठ जिनका उत्तर एक ही होता है, जिसमें अधिक विश्वसनीयता होती है, वो वाले होते हैं एक शब्द में उत्तर देने वाला। अब देखो, पहले अपन देखेंगे प्रमापित परीक्षण। एक एक शब्द को, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा आपको। प्रमापित का मतलब होता है जब सभी छात्र समान निर्देशों, यानी समान निर्देशों और समय की समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्न होते हैं उनके सामने, और अनेक प्रश्नों के वो उत्तर देते हैं, तब वह प्रमापित परीक्षण कहलाता है। समझने की कोशिश करो। देखो, सभी छात्र समान निर्देशों, यानी सभी छात्रों को, कक्षाओं के सभी छात्रों को समान निर्देशित किया जाता है, समय की समान सीमाओं के अंतर्गत समान ही उनको प्रश्न दिए जाते हैं, परंतु अनेक प्रश्नों के उत्तर अलग अलग होते हैं। यानी जो अनेक प्रश्न होते हैं उनके उत्तर सभी के अलग होंगे। ये तो नहीं कि पेपर में 13 प्रश्न है, 13 का जवाब एक ही आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो अनेक प्रश्नों के उत्तर उसको देने होते हैं और अलग अलग उत्तर देने होते, वही क्या कहलाता है? प्रमाणित परीक्षण कहलाता है। अब देखो, प्रमापित परीक्षण में मूलतः विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? इसका निर्माण किसी विशेषज्ञ यानी विषय के विशेषज्ञ या समूह के द्वारा किया जाता है, यानी विषय के कई शिक्षक मिलकर के प्रश्न पत्र को बनाते हैं। समझ रहे हो ना? विषय विशेषज्ञ के समूह के द्वारा, यानी विषय के विशेषज्ञ तो वो होते हैं, मतलब एक प्रोफेसर होते हैं, वो प्रोफेसर स्तर के अध्यापक होते हैं, तो वो विषय के विशेषज्ञ के समूह के द्वारा वो पेपर है उसका निर्धारण किया जाता है। इसका निर्माण विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों के लिए किया जाता है, यानी ये नहीं है कि भाई 5वीं कक्षा के लिए विषय विशेषज्ञों ने पेपर बनाया और उन्होंने नहीं बनाया, नहीं, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक विभिन्न अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग विषय होते हैं, सारे के सारे उनके लिए पेपर बनाए जाते हैं। तीसरा इसका मुख्य है कि एक कक्षा तथा एक विषय के लिए अनेक प्रकार के प्रमापित परीक्षण होते हैं। एक कक्षा होती है और एक विषय के लिए अनेक प्रकार के प्रमापित परीक्षण इसमें किए जा सकते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है, निबंधात्मक भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के इसमें परीक्षण वो कर सकता है। आगे देखिए, जिस कक्षा के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, यानी जिस कक्षा के लिए जिस परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, उनमें विभिन्न स्थानों पर उसी कक्षा के सैकड़ों हजारों बालकों का प्रयोग करके प्रमाणित इसमें किया जाता है। कथन को समझने की कोशिश कीजिए। जिस कक्षा के लिए
जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, जैसे 5वीं कक्षा है उसके लिए पेपर का निर्धारण किया विषय विशेषज्ञों के द्वारा। तो विभिन्न स्थानों, तो ये तो है नहीं कि 5वीं कक्षा अपनी एक स्कूल में चलेगी, अलग अलग जगह होंगी, यानी इतना बड़ा राजस्थान है, सभी जगह वो पेपर जाएगा और उसी कक्षा में, यानी 5वीं के स्तर के बालकों के पास ही जाएगा, 5वीं कक्षा में जाएगा। ये नहीं कि दूसरे विद्यालय में 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसी कक्षा में सैकड़ों हजारों बालक हो जाएंगे अलग अलग विद्यार्थियों में, तो उन सभी को प्रमाणित करके उन सभी पर उस पेपर का प्रयोग करके प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद में आता है, इसमें दिए गए प्रश्नों को निश्चित निर्देशों के अनुसार निश्चित समय में पूर्ण करना पड़ता है। जैसे अपन पेपर को सोल्व करते हैं तो अपने सामने 3 घंटे का समय होता है कि 3 घंटे के बाद में आपको ये प्रश्न नहीं करने दिए जाएंगे। जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट होते हैं, जो मोर इंटेलिजेंट, वो तो इसको पूरे पेपर को सोल्व कर लेते हैं। कुछ कमज़ोर होते हैं, वो जैसे 20% आते हैं तो कोई करता है 15%, कोई 12%, कोई 10%, कोई होशियार होता है वो 20 के 20 भी कर लेता है। समझ रहे हो ना बात को? एक निश्चित समय के अनुसार संपूर्ण पेपर को सोल्व करना पड़ता है। इसमें मूल्यांकन या अंक प्रदान करने के निर्देश में दिए जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट अंत में आना ही है पेपर का, तो मूल्यांकन किया जाता है। इसका प्रकाशन किसी संस्था या व्यापारिक फर्म के द्वारा किया जाता है, या तो कोई संस्था बनाती है या फिर व्यापारिक फर्म होती है जो बनाती है। जैसे आप समझो यहाँ पर, जैसे रीट की परीक्षा है, समझ रहे हो ना? रीट की परीक्षा का जो पेपर बनाएगी, कौन बनाएगी? संस्था बनाएगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो संस्था होगी। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास में अनेक मतलब कार्य हैं, उनको मतलब अवकाश नहीं है पेपर बनाने का, समय उसके पास में नहीं है, तो वो किसी दूसरी फर्म को दे सकती है। तो वो फर्म है, वो पेपर बना करके छाप करके सारी प्रक्रिया करके वापस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दे देगा और वो परीक्षा ले लेगा अपने, यानी अपने ऊपर उस जो पेपर है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो आगे बात समझ में? इस प्रकार से होता है। अलग अलग विद्यालयों के अलग अलग छात्र होते हैं, बहुत सारे छात्रों पर उसका परीक्षण किया जाता है। एक होता है, देखो ये तो होता है प्रमाणित, एक होता है शिक्षक निर्मित परीक्षण, जो कि छोटी कक्षाएं होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है शिक्षक निर्मित। मतलब जैसे अपने साधारण विद्यालयों में, अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो विद्यालय में जैसे टेस्ट वगैरह लेते हैं ना अपन, फर्स्ट टेस्ट हो गया, ये सेकंड टेस्ट हो गया, थर्ड टेस्ट, तो इस टेस्टों का निर्माण शिक्षक ही करता है और वो एक निश्चित छात्रों पर करता है, मतलब सिर्फ अपने स्कूल के छात्रों पर करता है। ये नहीं है कि एक स्कूल के शिक्षक ने अगर पेपर बना दिया वो दूसरी स्कूल में चला गया, तीसरी में चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? तो देखो, शिक्षक निर्मित परीक्षण किसी भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा अपने विषय से संबंधित जो परीक्षण तैयार किया जाता है वह शिक्षक निर्मित परीक्षण कहलाता है। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आई होगी। एक विद्यालय है, उसमें कार्यरत शिक्षक है, यानी वो पढ़ाने का कार्य कर रहा है, और जिस विषय का है वो उस विषय से संबंधित अपना परीक्षण यानी अपना पेपर तैयार करता है, और वह शिक्षक निर्मित परीक्षण कहलाता है और अपने ही छात्रों पर उसका प्रयोग करता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी पर्सन इसमें हो सकते हैं। अब देखिए, प्रमाणित परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण में अंतर क्या होता है, अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पर प्रमाणित परीक्षण का प्रयोग तो देश के किसी भी विद्यालय या किसी भी कक्षा के लिए किया जा सकता है, यानी पूरा जो देश है उसमें किसी भी विद्यालय किसी भी कक्षा पर कर सकते हैं, जबकि शिक्षक निर्मित परीक्षण का प्रयोग उसी विद्यालय के किसी भी विशेष कक्षा के लिए किया जाता है। जैसे कक्षा 7 का टेस्ट चल रहा है तो 7वीं कक्षा के छात्र उसको सोल्व करेंगे, ये तो है नहीं कि 9वीं वाले को ले जाके दे देगा या तीसरी चौथी वाले को दे देगा, ऐसा नहीं होगा ना। आगे देखो, प्रमाणित परीक्षण का निर्माण किसी विषय विशेषज्ञ या विशेषज्ञ समूह के द्वारा किया जाता है, जबकि शिक्षक निर्मित परीक्षण वो का निर्माण किसी एक अध्यापक के द्वारा बिना किसी सहायता से, यानी एक टेस्ट लेते हैं नॉर्मल भाषा में, मैंने आपको बता दिया वो वाली बात है, ठीक है ना। एक अध्यापक के द्वारा बिना ही किसी सहायता की, यानी किसी दूसरे शिक्षक की सहायता नहीं लेगा वो, क्योंकि हमारे विद्यालय में एक ही शिक्षक होता है वैसे विषय का, ये तो है नहीं कि एक विषय के 5-5 7-7 शिक्षक रखते हैं, ऐसा तो विकासशील देश है भारत, उसमें पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि 500 बच्चे हैं तो उनको ही एक ही शिक्षक पढ़ाएगा, ये नहीं कि 500 छात्र 100 छात्र हैं और 5 टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, ऐसा भारत देश में होना संभव नहीं है। आगे देखो, प्रमाणित परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है, जबकि शिक्षक निर्मित परीक्षण में विश्वसनीयता कम होती है। सीधी सी बात है कि शिक्षक निर्मित जो परीक्षण है उसको शिक्षक ने, मतलब जैसे ऑफिस वगैरह में लिखा और कोई चंचल छात्र होता है उसको पता चला कि हाँ गुरुजी ने पेपर बनाया तो खड़ाक से निकाल लेगा वो, तो इसलिए विश्वसनीयता इसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें पता ही नहीं होगा कि पेपर किसने बनाया, क्या क्या प्रश्न दिए हैं, कहाँ से पेपर आया है, क्या हुआ। जैसे बोर्ड की एग्जाम है, सीधी सी बात है, साधारण भाषा में समझने की कोशिश करो इन चीज़ों को। अब देखो, परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मौखिक, जैसे मौखिक अपने ली जाती है, जैसे 5वीं 6ठी तक कक्षा के विद्यार्थियों को पूछा जाता है कि हमारे देश की राजधानी कहाँ है, बच्चा बताता है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति कौन है,
कोविंद हैं। इस प्रकार के मतलब साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें विषय से संबंधित पूछे जाते हैं। मैं तो आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि मौखिक ऐसे होता था। वर्तमान में शायद ये प्रणाली बंद कर दी है विद्यालयों में। निबंधात्मक में देखो, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, और वस्तुनिष्ठ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। लघुतरात्मक भी होते हैं, अति लघुतरात्मक भी होते हैं। अब देखो प्रश्नों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिस प्रश्न का सदैव एक निश्चित उत्तर होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाता है। एक ही उत्तर होता है। हमारी जो रीट की एग्जाम होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से होगी, यानी इसमें एक प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उत्तर एक ही होगा। समझ रहे हो ना बात को, ये वस्तुनिष्ठ होगा। वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को लिखित के रूप में भी पूछ ले जाते हैं। जैसे अपने अब बात करें कि IAS वगैरह की एग्जाम है या RS वगैरह की एग्जाम है, उसमें लिखित भी आता है ऐसा प्रश्न। दूसरा कथन है, देखिए दूसरा पॉइंट, अनेक शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर भी यदि प्रश्न के अंकन में कोई अंतर नहीं आता है तो वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ माना जाता है, यानी बराबर अंक होते हैं सभी प्रश्नों के, है ना। जैसे रीट भर्ती होगी तो इसमें सारे प्रश्न बराबर ही होंगे। जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह जो जो मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो सारी वस्तुनिष्ठ ही होती हैं। अगला देखो, प्रश्नों में वैधता होगी, विश्वसनीयता होगी, व्यापकता होगी, सत्यता होगी इत्यादि विशेषताएं इन प्रश्नों में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में हमें रख सकते हैं। ठीक है, देखो बहुविकल्प, अब देखिए बहुविकल्पात्मक और बहुचयनात्मक प्रश्न, हाँ नहीं का उत्तर वाले प्रश्न, सत्य असत्य वाले प्रश्न, सही गलत का उत्तर वाले प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न और खंड मिलान वाले प्रश्न, यानी छोटी कक्षाओं में ये सारे प्रश्न चलते हैं पाठ्य पुस्तकों में। समझ रहे हो ना बात को, ये सारे प्रश्न चलते हैं। जैसे देखो बहुविकल्पात्मक का तो मतलब हो गया, जैसे अपनी रीट की एग्जाम है 3-4 ऑप्शन होते हैं। जैसे 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड उसमें भी आते हैं प्रश्न। हाँ या ना के अंतर्गत उत्तर एक ही होता है, उसमें हाँ या ना को टिक करना पड़ता है। सत्य असत्य एक ही बात है, वो सही गलत एक ही बात है। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले में थोड़ी समस्या है। जैसे हमारे देश की राजधानी, फिर डेश आ जाएगा है, यहाँ पर अपन को दिल्ली लिखना पड़ेगा, है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री, फिर ऐसे डेश डेश डेश, इसको अपन लोप चिन्ह भी कह सकते हैं। जैसे आपने विराम चिन्ह अगर पढ़े हैं तो उनका नाम लोप चिन्ह होता है। और ये जो होता है वो विकल्पात्मक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। खंड मिलान, खंड मिलान का मतलब जैसे आप कहते हैं ना, जैसे यहाँ पर जयपुर नाम आ गया, यहाँ पर जोधपुर आ गया, यहाँ पर बीकानेर आ गया। अब यहाँ पर दे दिया जयपुर की कोई चीज़, जैसे पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है, फिर जोधपुर की मोजरी प्रसिद्ध है, बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है, इनका मिलान करो। जैसे अपन ऐसे मिलाते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब ए बस है, ये सही है। ये वाले खंड मिलान वाले प्रश्न होते हैं। समझ रहे हो ना बात को, एक एक चीज़ को देखो, समझोगे तो आराम से समझ में आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ के आधार पर सीखे जाते हैं, यानी अपने याद तो होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई रट्टा मार लिया उस चीज़ का और अपन ने शुरू से लेकर एंड तक लगातार लिखना पड़ा, लिखना नहीं पड़ेगा इसमें, बल्कि एक विकल्प चुनना पड़ेगा। इसलिए समझ के आधार पर ये प्रश्न सही होते हैं। इसको रट करके नहीं सीखा जाता है, देखो आगे लिखा भी है। और इन प्रश्नों के प्रयोग से बालकों की मानसिक शक्ति का विकास होता है, यानी बालक तर्क वितर्क करेगा और मानसिक अपना दिमाग चलाएगा इसमें कि ये विकल्प सही होगा। यानी जैसे जयपुर की भारत की राजधानी दिल्ली है, तो एक ऑप्शन में दिल्ली, एक में कोलकाता, एक में मुंबई, एक में दे दिया लखनऊ। तो अब सोचेगा कोलकाता होगी, मुंबई होगी, लखनऊ होगी कि दिल्ली होगी, तो मानसिक शक्ति का विकास होगा ना। ऐसे मतलब सोचने के लिए मजबूर होगा बच्चा। समझ रहे हो ना बात को, ये वाली बात है। नकल की प्रवृत्ति विकसित होना इसमें ज़्यादा संभावना है, और मौलिकता का इसमें अभाव होना, यानी नकल की प्रवृत्ति विकसित होगी विद्यार्थी को, यानी दूसरे की कॉपी में देख लिया उसमें भी वही नंबर है, इसमें भी वही नंबर है। जैसे 5 नंबर का प्रश्न है, छोटी कक्षा में अक्सर ऐसा होता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो क्या होता है कि जैसे अपने पास 5 नंबर का प्रश्न है, दूसरे के पास वो 25 नंबर का मिलेगा। कभी नकल करने की कोशिश मत करना कि उसके 5 में अपने 5 में ए भर लिया, मारे जाओगी। आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता है रीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, बल्कि ध्यान रखना प्रश्न चेंज यानी बदल के आते हैं हर एक पेपर के। आजकल ऑप्शन भी बदल के आने लग गए हैं, ठीक है ना। तो नकल की प्रवृत्ति विकसित होना, मौलिकता का इसमें अभाव होना, अनुमान के आधार पर उत्तर देना, मतलब आप तुक्का भी तो लगाते हैं ना अपन बैठे बैठे। लेखन शैली का विकास नहीं होना, क्योंकि लिखना तो पड़ता ही नहीं है, इसमें गोला काला करना पड़ता है इत्यादि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष माना जाता है। अच्छे पॉइंट हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निम्न में से कौन कौन से दोष हैं। तो नकल की प्रवृत्ति का विकास होना, मौलिकता का अभाव होना, अनुमान के आधार पर उत्तर देना मतलब तुक्का लगाना, और लेखन शैली का विकास नहीं होना इत्यादि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दोष माने जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रतिपादक कौन थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिए, आपके पास नहीं है तो। होरासमैन 1845 में इन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सबसे पहले प्रवर्तक माना जाता है। होरासमैन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा कथन है। अति लघुतरात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न जिन प्रश्नों का उत्तर एक या दो वाक्यों में अथवा एक या दो पंक्ति में दिया जाता है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न कहलाते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की राजधानी है, तो वहाँ पर सिर्फ एक शब्द लिखना पड़ा, जयपुर, है ना। और कक्षा में पाठ प्रस्तुतिकरण के समय प्रश्न
ही सबसे ज़्यादा अतिलोकतात्मक प्रश्न यही पूछे जाते हैं, जिसके कारण इस प्रश्नों को कक्षा शिक्षण का प्राण भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन से प्रश्नों को कक्षा शिक्षण का प्राण कहा जाता है, तो अतिलघुतरात्मक प्रश्न है उनको कक्षा शिक्षण का प्राण भी कहा जाता है। लघुतरात्मक प्रश्न, जिन प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में देना होता है, 4-5 पंक्तियों में देना होता है, उसे लघुतरात्मक प्रश्न कहते हैं। अब निबंधात्मक तो आपको पता है 2-3 प्रश्नों में देना पड़ेगा। जिन प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 प्रश्नों में दिया जाता है उसे निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। ये बालकों की तर्क एवं चिंतन शक्ति को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी बालक कहाँ तक लिख सकता है। भारत की जलवायु के बारे में लिखो, ऐसे आ जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, विषय विस्तार समझाइए, तो अपन को सब कुछ लिखना पड़ेगा भारत के बारे में। इन प्रश्नों का प्रयोग बालकों के लिखित अभिव्यक्ति क्षमता और सृजनात्मक योग्यता का विकास से करता है, यानी इस प्रश्नों के माध्यम से बालकों में लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है और सृजनात्मकता योग्यता का विकास होता है, यानी सोच सोच के लिखते हैं बच्चे। बोलने में रटने की प्रवृत्ति का इसमें विकास होता है। इसका सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि रटना पड़ता है, इतने बड़े प्रश्न को याद नहीं किया जा सकता, ये इसका एकमात्र दोष है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस प्रश्न का एकमात्र दोष बालकों को रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाए वस्तुनिष्ठ, अतिलघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, तो अपना उत्तर से क्या होगा, निबंधात्मक। समझ रहे हो बात को। आगे देखो, अब अपन उपलब्धि प्रश्न के अन्य प्रश्न है उद्देश्य के आधार पर प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, बोध प्रश्न होते हैं, ये सारे प्रश्न किए जाते हैं, जैसे प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, ये पाठ परिचय कहते हैं। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण की प्रक्रिया। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण 6 चरणों में होता है। पूछा जा सकता है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कितने चरणों में होता है, तो 6 चरणों में। तो देखिए पहला होता है शैक्षिक उद्देश्य, फिर अभिकल्प, फिर रूपरेखा, फिर प्रश्न लिखना, फिर संकलन और आगे होता है प्रश्नवार विश्लेषण। शैक्षिक उद्देश्य, इसका पहला पॉइंट क्या था, शैक्षिक उद्देश्य। तो देखिए शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल इत्यादि विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। जो मैंने आपको ऊपर बताए थे ना, वो सारे के सारे ज्ञान है, ज्ञानात्मक प्रश्न है, अवबोधात्मक प्रश्न है, ज्ञानोपयोग प्रश्न है, कौशलात्मक प्रश्न है, ये इत्यादि उद्देश्यों का निर्माण, इनका निर्धारण किया जाता है। अभिकल्प में क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक उद्देश्य प्रश्नों के प्रकार, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु की इकाइयों तथा उसकी कठिनाई के स्तरों का भार अंकन दिए जाते हैं। वह अभिकल्प एक ऐसा उपकरण माना जाता है जो परीक्षा आयोजित करने वाले अभिकरण व्यक्ति या मंडल का निर्धारण करता है। इनकी प्रमुख नीतियाँ और निर्णयों और प्रतिबिंब करना। अभिकल्प के निम्नानुसार भारांकन किया। शैक्षिक उद्देश्यों का भारांकन, यानी जो प्रश्न होते हैं उनका अलग अलग पूर्णांक निर्धारण करना, अलग अलग अंक, कोई 3 अंक का, कोई 4 अंक का। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो ये 1-1 अंक के आते हैं, फिर अति लघुतरात्मक 1, लघुतरात्मक 2 अंकों की दे देगा, फिर निबंधात्मक है वो 10 या 12 नंबर की दे देगा, 15 नंबर की दे देगा। ऐसे विषय वस्तु को संपूर्ण इकाइयों के भारांकन करना और प्रश्नों के प्रकार और प्रारूपों का निर्धारण करना। रूपरेखा, रूपरेखा में क्या होता है कि प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व शिक्षक को, जो प्रपत्र तैयार करता है शिक्षक, उसकी रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट, जिसको अपन नीलपत्र या पाठ योजना जिसको बोलते हैं वो ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत उद्देश्यवार, इकाईवार और प्रश्नों के प्रारूपवार इसकी संख्या और उसके अंकों का उल्लेख किया जाता है। इसमें अंक को प्रकोष्ठ के अंदर एवं प्रश्नों की संख्या को प्रकोष्ठ के बाहर लिखा जाता है। अंक को तो प्रकोष्ठ के अंदर लिखेंगे और प्रश्नों की संख्या वो प्रकोष्ठ के बाहर। समझ रहे हो क्या बात। ये देखो यहाँ से समझाऊंगा आपको। जैसे ये लिखा हुआ प्रश्न लिखना, यहाँ पर ये 4 है, ये तो प्रकोष्ठ के बाहर है, यहाँ पर प्रश्न लिख दिया, इसके आगे 3 इसको कोष्ठक में लिख देंगे। जैसे मतलब ये 4 का प्रश्न है, 4 ही नंबर का अगर है ना, 4 अंक का ये प्रश्न, तो ये 4 कोष्ठक में लिखा जाएगा, नहीं कि खुले में, यानी इसको सीधे सीधे 4 नहीं लिख सकते, यही कहना चाह रहा है। आगे बात, प्रश्न लिखना, इसके अंतर्गत उद्देश्यवार तथा इकाईवार अथवा प्रश्न प्रारूपवार प्रश्नों को लिखा जाता है। सीमांकन योजना, सीमांकन 3 कॉलम वाला एक कथन होता है जिसके प्रश्नों की क्रम संख्या, उसमें संक्षिप्त उत्तर, उसके नीचे प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक मूल्य बिंदुओं के लिए दिए गए समांकों को दिखाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीमांकन योजना परीक्षण में दी गई मंदों संभावित उत्तर संचरित किए जाते हैं। उत्तर के लिए विभिन्न मूल्य बिंदुओं को श्रेणीकृत किया जाता है और प्रत्येक मूल्य बिंदु के लिए दिए जाने वाले अंक विशिष्ट दिए जाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उत्तर कुंजी तैयार करना सीमांकन कहलाता है, यानी उत्तर कुंजी तैयार करना ही है। ठीक है। सीमांकन को तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने की सहायता करता है। ये प्रश्नों की संख्या का निर्धारण करना और छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना है कि छात्रों की क्या क्या कठिनाई आ रही है। प्रश्नवार विश्लेषण, इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न का क्रमवार
पूर्ण विश्लेषण किया जाता है, अर्थात वह किस उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस इकाई से संबंधित प्रश्न किए जा रहे हैं, वह उसके लिए कितने अंकों का निर्धारण किया गया है, यानी जो प्रश्न है वो कितने कितने अंकों के हैं। इस प्रकार से उपलब्धि परीक्षण से संबंधित अपन ने आज इस वीडियो में अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि साधारण भाषा में आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मित्रों बात समझ में नहीं आई तो एक बार आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़िए, फिर एक बार इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ती है। धन्यवाद।